ये है स्टोरियस और आज हम आपको सुनाएंगे जेफ केलर की लिखी बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की बुक समरी शुरू करें उससे पहले हम ऑथर जेफ केलर के बारे में जान लेते हैं। जेफ केलर एक ऑथर होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। पर मोटिवेशनल स्पीकर बनने से पहले वो एक लॉयर थे। पर एज ए लॉयर वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं थे। एक दिन इत्तेफाक से उन्होंने टीवी पर मेंटल ब्लैंक नाम के कोर्स की एड देखी, जिसमें ये सिखाया जाता कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जेफ ने उस कोर्स को ज्वाइन किया, जिसके बाद उनमें और कॉन्फिडेंस आया। इस कोर्स के बाद उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड एंड बिलीफ से रिलेटेड अलग अलग बुक्स पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे जेफ का नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलने लगा और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने उन्हें पॉजिटिव एक्शंस करने के लिए पुश किया। साल 1999 में जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग पब्लिश हुई। आज इस वीडियो में हम उसी बुक के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट ने एक बात कही थी कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, बल्कि जो आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। यही बात बौद्ध शिक्षाओं में भी कही गई है। बुक का पहला पार्ट है सक्सेस बिगिंस इन द माइंड। अगर आपको सक्सेस को पाना है तो आपको अपने आप को सक्सेसफुल मानना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड वर्ल्ड को देखने के लिए एक विंडो जैसा है। आपकी विंडो जितनी क्लीन होगी वर्ल्ड व्यू उतना ही साफ नजर आएगा। इसे अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़की जिसका नाम सोफिया है, वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपने लिए कुछ ऑर्डर करती है। रेस्टोरेंट में काम करने वाली वेट्रेसेस से सोफिया की अच्छी बातचीत होती है। ये वेट्रेसेस सभी को इक्वल टाइम दे रही थी। सभी कस्टमर्स का वेटिंग टाइम भी ऑलमोस्ट बराबर था। सोफिया एक खुशमिजाज लड़की थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक पॉजिटिविटी झलक रही थी। उसने अपना खाना खत्म किया और वेट्रेसेस को एक स्माइल के साथ थैंक यू बोला। दूसरी तरफ उसी टाइम एक लड़का सैमुअल भी वहां आया। वो दिखने में काफी अपसेट लग रहा था। उसने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया। ऑर्डर को आने में उतना ही टाइम लगा जितना बाकी कस्टमर्स के ऑर्डर में लगा था। पर सैमुअल वेट्रेसेस पर भड़क गया, यहाँ तक कि उसने खाने के बैड रिव्यूज दिए और अपने खराब मूड को और खराब करके वो रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। यहाँ सोफिया और सैमुअल दोनों को सेम वेट्रेसेस ने सेम तरीके से ट्रीट किया। वेटिंग टाइम भी सेम था और फूड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम थी। फिर दोनों के मूड और रेस्पॉन्स में इतना डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस इसलिए था कि सोफिया वर्ल्ड को पॉजिटिव विंडो से देखती थी, वहीं सैमुअल को सब कुछ नेगेटिव ही दिखता था। नेगेटिव सोचने वाला इंसान हमेशा प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है और पॉजिटिव सोचने वाला हमेशा सलूशन पर ध्यान देता है। जिस तरह की सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स पर बहुत फोकस किया जाता है। हमें जरूरत है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट की। आपकी लाइफ में चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो, आपके पास एक चॉइस होती है। किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए एटीट्यूड को सही रखना बहुत जरूरी है। अब हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताते हैं जो एटीट्यूड के सब्जेक्ट में काफी क्वालिफाइड हैं और उनका नाम है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। डॉक्टर विक्टर ने अपनी लाइफ में बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस को फेस किया। उनकी लाइफ को और खराब बनाने के लिए उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर और उनकी वाइफ डेथ कैंप्स में मारे गए। फ्रैंकल को हर दिन भूख, ठंड और ब्रुटैलिटी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कोई आदमी अपने एटीट्यूड को कैसे कंट्रोल कर सकता है जब वो अपनी लाइफ में हार्श कंडीशंस को फेस कर रहा हो? लेकिन डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने अपने एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव बनाए रखा। डॉक्टर फ्रैंकल ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में एटीट्यूड की इंपॉर्टेंस के बारे में ये कहा था, किसी आदमी से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में उसके एटीट्यूड को चूज करने की पावर को नहीं छीन सकते। ह्यूज डाउन्स ने कहा था कि कोई भी इंसान तब हैप्पी नहीं होता जब वो किसी सर्टेन कंडीशन में रहता है, बल्कि तब हैप्पी होता है जब उसका एटीट्यूड करेक्ट होता है। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है और ये सच है। नेक्स्ट चैप्टर है यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। हम ब्रीफ में इस चैप्टर के बारे में अब बात करेंगे। ऐसा क्यों है कि बस कुछ लोग ही सक्सेसफुल हैं? इस बात को एक बहुत फेमस राइटर, ब्रॉडकास्टर, स्पीकर अर्ल नाइटिंगेल ने अपने फेमस रिकॉर्डेड मैसेज द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट में हाईलाइट किया था। और उस रिकॉर्डेड मैसेज में 6 मैजिकल वर्ड्स थे, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट।
यही वो 6 शब्द हैं जिनकी वजह से कोई भी अपनी लाइफ में सक्सेस और फेलियर को पाता है। बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स, फिलोसोफर्स और ग्रेट राइटर्स भी इस पर एग्री करते हैं कि हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा था कि व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। गीता में भी लिखा हुआ है, मनः प्रसादः सौम्य त्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्य तत्पो मान समुच्चते। इसका मतलब है कि सोच में सेरेनिटी, जेंटलनेस, साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल और पर्पस की प्योरिटी ही माइंड का डिसिप्लिन है और इसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। 2006 में रिलीज बुक द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न में भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट दिया गया था। अगर आपको बिलीव है कि आप कोई सर्टेन अमाउंट कमा सकते हैं तो डेफिनेटली आपको उस अमाउंट कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक और फैक्ट है, अगर आप मान लीजिए आधा घंटा पॉजिटिव सोचते हैं और आपके दिन के बाकी सारे घंटे नेगेटिव चीजों पर फोकस करने में निकल जाते हैं तो आप पॉजिटिव आउटकम्स की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे बॉडी वर्कआउट से जोड़कर देखते हैं। अगर आप एक वीक में बस एक दिन कुछ मिनटों के लिए वर्कआउट करते हैं और बाकी टाइम आप जंक खाते रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, तो ये आपकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग से या पॉजिटिव एक्शन से काम नहीं चलता। मान लीजिए मुझे अपनी पसंद का घर खरीदने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मैं बस प्लानिंग कर रहा हूँ, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेता, हमेशा अपने आप पर डाउट में रहता हूँ। उससे क्या होगा कि हमारा जो गोल है हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। एटीट्यूड वर्सेस एक्शन। हमने थिंकिंग के बारे में बहुत बात की, लेकिन हमने एक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं की। लेकिन ये सच है, एक्शन करने से पहले सोच आती है। खाना खाने से पहले हमें भूख लगती है, ऐसे ही कोई काम करने से पहले हमें उसका थॉट आता है। सबसे पहले किसी सोच में आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना जरूरी है, उसके बाद आपको एक्शन करने की डायरेक्शन मिल जाएगी। आप अभी जिस माहौल में रहते हैं वो एक्चुअल में पास्ट में आपकी थॉट्स और एक्शन का ही रिजल्ट्स हैं। अब अपने एटीट्यूड पर कैसे काम करें, उसके लिए राइटर ने सबसे पहला सोल्यूशन दिया है, रिपीटिशन इज द की। सबसे पहले तो हर दिन 15 से 30 मिनट तक कुछ पॉजिटिव पढ़ें या देखें। आप अपने रूटीन में स्टोरीज हिंदी पॉडकास्ट पर शेयर की गई इंस्पिरेशनल बुक समरीज को भी शामिल कर सकते हैं। जब आप हर दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनते या देखते हैं तब आपके माइंडसेट में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आएगी। बट ये ध्यान रखें कि सिर्फ सुनना, देखना और महसूस करना यही काफी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा। अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं और उसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो बुक पढ़ना बेकार है। ये याद रखें कि कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, इसमें बहुत एफर्ट लगता है। अब हम थर्ड लेसन, पिक्चर योर वे टू सक्सेस को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। सिंगर सलीन डियोन अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल रही हैं। एक बार टेलीविजन इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी सोचा कि वो इतनी सक्सेसफुल होंगी। तब उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। अपने करियर की सक्सेस उन्होंने बचपन से ही इमेजिन की थी। विजुअलाइजेशन कोई पर्सनल चीज नहीं है या किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं बना है। बचपन से ही हर कोई अपनी आने वाली लाइफ को विजुअलाइज कर सकता है। मेंटल मूवीज फ्रॉम चाइल्डहुड। हम अपने दिमाग में मेंटल मूवीज बचपन से ही क्रिएट करने लगते हैं। कोई भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हमारे दिमाग पर गहरा इम्प्रिंट छोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए किसी ने आपको डांटा हो या फिर किसी के साथ आपकी अच्छी मेमोरी हो, वो आपके दिमाग में छप जाती हैं। जब किसी चीज का डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम वो चीजें करने से बचने लगते हैं और ये चीजें हमारे एडल्ट होने तक बनी रहती हैं। और सबसे खराब बात यह है कि बड़े होने पर भी हम अपनी बचपन की उन मेंटल इमेजेस को चेंज नहीं करते। इमेजिनेशन नॉलेज से भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा राइटर नहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन मेंटल मूवीज। खाली आपके चाइल्डहुड की मेमोरीज ही आपके दिमाग के अंदर पिक्चर्स नहीं बनाती, बल्कि आप कंटिन्यूसली अपने दिमाग के अंदर पिक्चर्स में ही सोचते हैं। आप कॉन्स्टेंटली अपने करंट एक्सपीरियंसेस के बेस पर सोचते रहते हैं। चलिए हम आपसे कहते हैं कि आप एक गोल्डन की के बारे में सोचिए जिस पर एक यूनिक डिजाइन बना हुआ है। आपके दिमाग में एक गोल्डन की पिक्चर जरूर आई होगी। तो ऐसे ही आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है कि आपको किस थॉट की मेंटल मूवी अपने दिमाग में प्ले करनी है।
चेंज द मीनिंग ऑफ द ओल्ड मेंटल मूवी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को इरेज कर दें। मान लीजिए पास्ट में आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, अब आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप सामने वाले के स्टेटमेंट को दिल पर लगाकर खुद को वैसा ही मान ले जैसा वो सोचता है, या फिर आप अपने बारे में अच्छा सोचें। आप ही अपने दिमाग के मालिक हैं, जिसमें आप खुद ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब कुछ है। जो भी पिक्चर्स आपके माइंड को ऑक्यूपाई करती हैं उन पर आपका कंट्रोल है। राइट ए चेक टू योरसेल्फ। 1990 में एक्टर एंड कॉमेडियन जिम कैरी ने अपने लिए $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उस पर डेट दी 1995 की। 1995 तक जिम कैरी ने $10 मिलियन से भी कहीं ज्यादा कमाया, क्योंकि उनकी मूवीज लगातार हिट हो रही थी। जिम कैरी का वो पोस्ट डेटेड चेक एक तरह की एक्सरसाइज थी, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तैयार करते हैं। आप अपने लिए भी पोस्ट डेटेड चेक लिख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। अब हम बात करते हैं 4th चैप्टर की, कमिटमेंट एंड यू विल मेक माउंटेन्स। मान लीजिए आपके मन में कोई गोल है, आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं इस गोल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर आपका जवाब आता है कि मैं इसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा, तो इसका क्लियर मीनिंग है कि आप अपने आप से एक कमिटमेंट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप से या किसी से भी कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं तो आप अपने प्रॉमिस पर या अपने पर्पस पर नहीं बने रह सकते। नेपोलियन हिल ने कहा था कि एफर्ट तभी पूरी तरह से रिवॉर्ड देते हैं जब कोई इंसान क्विट करने के लिए मना कर दे। राइटर ने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब वो एटीट्यूड के बारे में अपने राइटअप्स लिख रहे थे, तब उनके अंदर एक कंफ्यूजन था कि उन्हें अपने राइटअप्स न्यूज़पेपर में देने चाहिए या उनकी बुक पब्लिश करनी चाहिए, या ऐसा क्या करें कि दुनिया उनके राइटअप्स को पढ़ सके। उनके अंदर खुद से एक कमिटमेंट था कि किसी भी तरीके से वो अपने थॉट्स को पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हैं। तब वो एक अननोन फ्रीलांस राइटर से मिले, जिसने उन्हें बताया कि किस तरह से वो अपने राइटअप्स को न्यूज़लेटर की फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं। कमिटमेंट तक तो बात ठीक है, लेकिन खाली कमिटमेंट से ही बात नहीं बनती। ये कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है। किसी भी मेन गोल को अचीव करने से पहले बीच बीच में छोटी छोटी डिफीट्स आती रहती हैं। अगर घबराकर आपने अपने एफर्ट्स करना छोड़ दिया तो आप अपने गोल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। कमिटमेंट कितना पावरफुल है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिकन वे मैगजीन ने एक फेमस नोवेलिस्ट डेविड बेल्डाची का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने एब्सोल्यूट पावर, टोटल कंट्रोल एंड द विनर जैसी बुक्स लिखी, जिनकी कॉपीज मिलियंस में बिकी। बेल्डाची की सक्सेस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। उनका कमिटमेंट ही था कि वो सक्सेसफुल नोवेलिस्ट बने। उन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज और स्क्रीन प्लेज लिखे, लेकिन उनकी टोटल सेल हुई 0। लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। इन 1996 में बेल्डाची के एफर्ट्स को रिवॉर्ड मिला। उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले उनके लिटरेरी वर्क के लिए, और ब्लॉकबस्टर थ्रिलर एब्सोल्यूट पावर के लिए मूवी राइट्स भी खरीदे गए। तो ये होती है कमिटमेंट की पावर। अगर आप भी सच में किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको खुद से एक कमिटमेंट करना होगा। एंड डोंट क्विट टिल द लास्ट ब्रेथ। चैप्टर 5 है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। हर प्रॉब्लम अपने साथ में कुछ ना कुछ बेनिफिट लेकर आती है। जब लोग किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उनका रिएक्शन होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये उनका बहुत नेचुरल रिएक्शन होता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को डिसअपॉइंटमेंट के रूप में लेते हैं या अपनी प्रॉब्लम को फ्यूचर के बेनिफिट के लिए एक लेसन के रूप में लेते हैं। सक्सेस का रास्ता अक्सर ऑपोजिट कंडीशन से होकर गुजरता है। बिजनेसमैन डेव ब्रूनो से हम ये सीख सकते हैं। 1980 के डेकेड में ब्रूनो ने एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी में नेशनल सेल्स मैनेजर के रूप में काम किया। वो और उनकी वाइफ मार्लिन और उनके 3 छोटे बच्चे खुशी से रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1984 में ब्रूनो की नौकरी चली गई। कई महीनों बाद जब वो बेरोजगार थे, डेव ब्रूनो रात में घर जा रहे थे, तभी उनकी कार सड़क से उतर गई और एक्सीडेंट हो गया। उन्हें सीरियस इंजरीज आई। डॉक्टरों को नहीं पता था कि वो जिंदा रहेंगे या नहीं। ब्रूनो को खुद लगा कि वो मरने वाले हैं। 3 दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से चिपके रहने के बाद वो मैजिकली ठीक हो गए। ब्रूनो को लगा कि उन्हें सेकंड चांस दिया गया है। हॉस्पिटल में ठीक होने के दौरान उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या करेंगे। एक्सीडेंट से पहले और इन रियलिटी में अपनी लाइफ के ज्यादातर टाइम में उन्होंने इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ी थी। उन्होंने एक यंग लड़के के रूप में सीखा था कि
कोट्स में मैजिकल पावर हो सकती है, क्योंकि उनकी माँ की हैबिट थी कि वो उस तरह की कोट्स को पूरे घर में और रेफ्रिजरेटर पर चिपका कर रखती थी। इस तरह की कोट्स ब्रूनो को हमेशा एनकरेज करती थी और एक डायरेक्शन देती थी। उन्होंने इन कोट्स को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एक बिजनेस शुरू किया ताकि वो भी इंस्पायर हो सके, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे करेंगे। और हॉस्पिटल से बाहर आने पर उन्हें और भी खराब न्यूज मिली। फाइनेंशियली वो इतने वीक हो चुके थे कि उन्हें खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ा। उनकी फैमिली अपना घर खो बैठी, उन्हें एक छोटे से अपार्टमेंट में जाना पड़ा। फिर भी ब्रूनो ने अपने ड्रीम को नहीं छोड़ा। वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहे। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसी जॉब्स की जहां वो मार्केटिंग और प्रिंटिंग के बारे में सीख रहे थे। वो हमेशा अपने कोट्स के लिए एक मीडियम की तलाश में रहते थे। एक दिन एक थॉट उनके दिमाग में आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्रेडिट कार्ड स्टॉक पर कोट्स को छापेंगे। बाद में उसी शाम वो टीवी देख रहे थे और उन्होंने क्रेडिट कार्ड कंपनी के गोल्ड कार्ड का एडवर्टाइजमेंट देखा। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा ऑप्शन रहेगा। कोट्स को मेटल के गोल्ड कार्ड पर छापा, जिन्हें लोग जहां भी जाएं अपने साथ ले जाएं और पढ़ सकें। इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू, लीडरशिप, करेज जैसे सब्जेक्ट्स पर कोट्स की सीरीज बनाई गई। इस चीज को उन्होंने सक्सेस गोल्ड कार्ड कहा। हॉस्पिटल से निकलने के 5 साल बाद डेव ब्रूनो ने अपना पहला सक्सेस गोल्ड कार्ड बेचा और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 2 मिलियन से ज्यादा कार्ड बेचे। डेव ब्रूनो ने अपने एक ट्रेजिक एक्सीडेंट को इनक्रेडिबल विक्ट्री में चेंज कर दिया। जेफ केलर ने कहा है कि प्रॉब्लम्स हमारी छिपी हुई कैपेसिटी को सामने लाती हैं। प्रॉब्लम हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। मान लीजिए कि कोई इंसान एक जानलेवा बीमारी से निकल कर आता है, तो उसे अब दूसरे इश्यूज जैसे कि टायर का पंचर होना, टपकती हुई छत अब इतनी परेशान करने वाली नहीं लगेगी। वो अपनी लाइफ की छोटी मोटी परेशानियों से ऊपर उठ जाते हैं और अपना फोकस अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों पर लगा देते हैं। प्रॉब्लम हमें ग्रेटिट्यूड करना सिखाती है। हम छोटी छोटी चीजों की भी वैल्यू करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब तक कोई चीज हमसे छीन नहीं ली जाती तब तक हम उसकी तारीफ नहीं करते। जब तक कोई बीमार नहीं पड़ता वो अच्छी हेल्थ की कदर नहीं करता। एक हार्श कंडीशन के बाद आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और लाइफ में आगे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहते हैं। लाइफ का कोई भी लो फेज हमें चेंज करने और एक्शन करने के लिए एनकरेज करता है। प्रॉब्लम्स अक्सर लाइफ का वो तरीका होती हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप सही रास्ते से भटक गए हैं और आपको सुधार करने की जरूरत है। लो फेज हमें लेसन सिखाते हैं। एक फेल्ड बिजनेस का एग्जांपल लें। बिजनेसमैन इससे कुछ ऐसा सीख सकता है कि जो उसके अगले बिजनेस में शानदार सक्सेस दिलाने में काम करेगा। लो फेज हमारे लिए नए नए रास्ते खोल देता है। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट को डेवलप करता है। जब आप किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपना पूरा करेज और डेडिकेशन से जुटते हैं तो आप खुद को बहुत पावरफुल महसूस करते हैं, जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक के सेकंड पार्ट की, जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं। सेकंड पार्ट का टाइटल है वॉच योर वर्ड्स। टॉम हॉपकिंस ने कहा था, रिपीट एनीथिंग ऑफ्टन इनफ एंड इट विल स्टार्ट टू बिकेम यू। इसमें चैप्टर 6 है योर वर्ड्स ब्लेज ए ट्रेल। आपके शब्द ही हैं जो आपकी डेस्टिनी को शेप देते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जॉन नाम का एक आदमी है जो एक सेल्समैन है, लेकिन वो अपने आप से बार बार यही कहता है कि उसको तो सेल करना आता ही नहीं है या वो बहुत अच्छा नहीं है। ये थॉट उसके दिमाग में बार बार चलता रहता है। जॉन इस थॉट को सपोर्ट करने वाले वर्ड्स का यूज करना शुरू करता है। वो अपने दोस्तों और कलीग से कहता है कि मैं सेल्स में कभी भी बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या कहता है कि मुझे तो कस्टमर से कांटेक्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ भी टॉम इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करता है। यही चीज उसके इस बिलीफ को कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन पाता। आप देखते हैं आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करेंगे वो आपके बिलीफ की वजह से ही होता है। जैसा आप बिलीव करते हैं फिर वैसे ही वर्ड्स आप बोलने लगते हैं। हमारे बिलीव्स और हमारे वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं। जॉन को अपनी सेल्स एबिलिटी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसीलिए वो बहुत कम एक्शन करता है और ऐसे एक्शन करता है जो प्रोडक्टिव नहीं होते, और इसी वजह से जॉन को खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। इसे और खराब बनाने के लिए जॉन फिर से और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू कर देता है। ये एक सर्कल है और इस तरह से नेगेटिव थॉट्स का एक सर्कल बन जाता है। जो लोग इसे नहीं समझते अक्सर वो इस तरह की नेगेटिव कंडीशंस में फंस कर रह जाते हैं। इस चैप्टर में हमारा पॉइंट ये है कि वर्ड्स का पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अपने वर्ड्स को चूज करते टाइम काफी केयरफुल रहें।
आप लाइफ के डिफरेंट एरियाज में लाइक रिलेशनशिप्स, फिनेंसेस, करियर और हेल्थ में सही वर्ड्स का यूज करके ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वहीं इन सारे एरियाज में अगर आप नेगेटिव अप्रोच रखते हैं तो आप चीजों को खराब कर देंगे। जैसे अगर आप ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप में लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं, तो आप अपने आप को अपने रिलेशनशिप में अनहैप्पी करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका दिमाग आपका बोला हुआ हर शब्द सुनता है और वैसे ही लोगों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करता है जो आपको डिसअपॉइंट करेंगे या आपका फायदा उठाएंगे। आप ऐसा तो नहीं चाहते होंगे, तो इसे रोकने के लिए आपको सही वर्ड्स यूज करने होंगे। ऐसे ही जब आप अपनी हेल्थ के लिए कहते हैं कि मैं तो कभी हेल्दी रहता ही नहीं, तो भी आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम इम्पैक्ट हमारा फाइनेंस के लिए पड़ता है। अगर हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास तो कमी है, तो आप कभी इनफ मनी नहीं कमा सकते। करियर को लेकर अगर आपसे कोई ये पूछता है कि आने वाले 10 सालों में आपका क्या प्लान है, अगर आपको लगता है कि चीजें एक जैसी रहने वाली हैं, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आप किसी हायर पोजीशन पर जाएंगे या आप ज्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी जो आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देंगी, तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में आपके करियर में जरूर ग्रोथ होगी। आपकी बोली गई चीजें ही आपके विजन एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। लेसन 7 है हाउ आर यू। सुनने में तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज लगती है, क्योंकि डेली रूटीन में हम अक्सर एक दूसरे से पूछते रहते हैं हाउ आर यू, लेकिन एक्चुअल में हमारी डेली लाइफ का ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। जब कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, आप क्या कहते हैं? आपका आंसर कुछ वर्ड से ज्यादा का नहीं होगा, और यही आपका शॉर्ट रेस्पॉन्स आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। इनफैक्ट आपका ये रेस्पॉन्स आपके एटीट्यूड को शेप देता है। इन रेस्पॉन्सेस को 3 कैटेगरीज में डाला गया है। पहला नेगेटिव, दूसरा मीडियोकर और तीसरा पॉजिटिव। अब इन कैटेगरीज के एग्जांपल्स को देखते हैं। नेगेटिव रेस्पॉन्सेस में आपको सुनने को मिलेगा कि मैं थका हुआ हूँ, मैं बहुत खराब कंडीशन में हूँ, या कोई कहेगा कि मत पूछिए। जब कोई रेस्पॉन्ड करता है कि मत पूछिए, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। ऐसे इंसान बहुत कंप्लेंट्स करते हैं और वो सामने वाले को सॉरी फील कराते हैं जो उनसे पूछते हैं हाउ आर यू। कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। इसका मतलब कि वीक के बाकी दिनों को वो खराब मानते हैं। मीडियोकर रेस्पॉन्सेज में आता है जो लोग कहते हैं आई एम ओके, नॉट टू बैड, फाइन, हैंगिंग इन देयर। क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम बिताना पसंद करेंगे जो ये कहता हो कि नॉट टू बैड? ऐसे किसी इंसान के साथ आप बिजनेस करना पसंद करेंगे? ये वर्ड्स एनर्जी को डिमिनिश करने वाले हैं। जो लोग कहते हैं कुड बी वर्स, इस तरह के लोग तो खराब होने की कंडीशन को और ज्यादा इनवाइट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना आपको और भी नेगेटिव बना देगा। ऐसे लोग मीडियोकर वर्ड्स को यूज करके एक मीडियोकर एटीट्यूड को डेवलप करते हैं और मीडियोकर रिजल्ट्स ही उन्हें मिलते हैं। थर्ड कैटेगरी है पॉजिटिव रेस्पॉन्स, जिसमें आपने किसी से पूछा हाउ आर यू और उनका जवाब आता है टेरिफिक, फैंटास्टिक, ग्रेट, एक्सीलेंट, सुपर, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट डजंट गेट एनी बेटर। ये वो पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपके मूड को तुरंत बूस्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना या उनसे बात करना आपके दिन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। इन दी एंड आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके खुद के लिए की गई भविष्यवाणियां हैं। एला व्हीलर विल्कॉक्स ने कहा था, से यू आर वेल और ऑल इज वेल विद यू एंड गॉड शैल हियर योर वर्ड्स एंड मेक देम कम ट्रू। लेसन 8 है स्टॉप कंप्लेनिंग। एक कंप्लेनर के अराउंड रहना किसी को पसंद नहीं होता। हम सभी कभी ना कभी कोई ना कोई कंप्लेन करते हैं, लेकिन अगर ये कंप्लेनिंग नेचर हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है और हम हर चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को अपनी कोई प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और सामने वाला इंसान सेम प्रॉब्लम बताने लगे? जैसे आपने किसी से कहा कि आपका बैक पेन है और सडनली जिससे आप बता रहे हैं वो बोले हाँ उसका भी बैक पेन है। कंप्लेनर्स को इस तरह के गेम खेलना बड़ा पसंद है। कई बार तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को ये अपनी बनाकर बताते रहते हैं। इनका मानना होता है कि उनका पेन आपसे कहीं ज्यादा खराब है। इनको लगता है कि दुनिया में सारी खराब चीजें इनके साथ हो रही हैं। इनका सबसे फेवरेट पार्ट होता है वेदर के बारे में कंप्लेन करना। हैप्पीनेस का सीक्रेट होता है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए, जहां दूसरे लोग अपनी ट्रबल्स को गिनते हों। कंप्लेनिंग नेचर से निकलने के लिए और एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको ग्रेटफुल होना होगा। खुद से कहें आई एम इन गुड हेल्थ। मेरे पास रहने के लिए एक घर है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ।
हमें खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। आप अपनी लाइफ की हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है मैक्सिमम लोगों के पास वो नहीं है। पार्ट थर्ड है हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। हम में से ज्यादातर लोग इंस्पिरेशनल कंटेंट देखने या बुक्स पढ़ने में बिताते हैं, लेकिन उन वीडियोस में या उन बुक्स में जो बताया गया है उन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। काम करने की जगह वो अपना टाइम खराब करते हैं। आपको ये समझना होगा कि बिना एक्शन के कोई इंस्पिरेशन काम नहीं करती। ये आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो आपको एक्शन लेकर अच्छे रिजल्ट्स देखने से मिल सकती है। इसीलिए टाइम बर्बाद करना बंद करें और एक्शन करें। कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं वो है अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ में रखें। ऐसा कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं तो उनसे दूरी बनाएं। ये लोग आपको कहीं ऊपर लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो आपको नीचे खींच रहे हैं। अच्छे फ्रेंड्स एक तरह से आपकी अच्छी हेल्थ की तरह से होते हैं। एक इंसान है जिसको स्टेज फियर नहीं है, दूसरा है जिसे स्टेज पर जाने से बोलने से बहुत डर लगता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो बोलना चाहता है एक्चुअल में वो अनकंफर्टेबल होने के लिए भी तैयार है। जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अनकंफर्टेबल होकर भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई डर नहीं है, लेकिन वो अपने डर का सामना करना चूज करते हैं। चैप्टर 10 है कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। कभी कभी जब हम अपने ड्रीम्स को पाने के करीब होते हैं तो हमें ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो हमें डराती हैं। ये प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स हमारे डर की वजह से हमें और ज्यादा मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन अक्सर ये जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा इजी होती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने डर का सामना करने और उन चीजों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती हैं। डर जर्नी का हिस्सा है और आप इसे दूर किए बिना अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच सकते। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं और आपको डर लगता है तो अपने डर के सोर्स को समझने के लिए एक पल लें। पर्सनल डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए डर का सामना करना और उस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अगर आप डर की वजह से किसी ऐसी चीज से पीछे हट जाते हैं जिसे आप वाकई चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं खोते, आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट और डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी को भी कम कर देते हैं। डर को अपनी लाइफ को डिफाइन ना करने दें। यहाँ हम आपको एक लेडी की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने डर पर काबू पाना सीखा। डोटी 32 साल की हाई स्कूल टीचर थीं, लेकिन उनका सपना था शो बिजनेस में काम करना। उन्होंने टीचिंग को चुना क्योंकि ये एक सेफ करियर पाथ था। इसके बावजूद उन्होंने अपने ड्रीम को जिंदा रखते हुए गाने लिखना और गाना जारी रखा। एक बार डोटी ने आर्टिस्ट बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी टीचिंग जॉब से रिजाइन करने का फैसला किया, लेकिन जल्दी ही डर उन पर हावी हो गया और उन्होंने अपनी टीचिंग को फिर से कंटिन्यू कर दिया। लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया और वो अपनी टीचिंग की जॉब से रिटायर हो गईं। यहाँ उन्होंने अपने डर पर जीत पा ली थी। 50 के डेकेड में डोटी ने अपना पहला म्यूजिकल शो चलाया। 60s के डेकेड में उन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज किया और न्यूयॉर्क सिटी के बार और क्लबों में परफॉर्मेंस दी। डोटी की जर्नी से ये पता चलता है कि अपने डर का सामना करने और अपने ड्रीम्स का पीछा करने के लिए कभी देर नहीं होती। चैप्टर 11 है गेट आउट एंड फेल। लास्ट चैप्टर में हमने खुद को आगे बढ़ने के लिए चैलेंज देने की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। हमने डर पर जीत पाने की बात की थी, लेकिन करेजियस होना और जो भी रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं उनका सामना करना जरूरी है। फेलियर प्रोसेस का हिस्सा है। हमसे पहले सक्सेस हुए ज्यादातर लोगों ने कई फेलियर्स का सामना किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए या फिर हेजिटेशन करनी चाहिए। अगर आपका कोई ड्रीम है और आप उस पर वाकई भरोसा करते हैं तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, भले ही इसके लिए आपको 1 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट या 100 अटेम्प्ट ही क्यों ना करने पड़े। एग्जाम्पल के लिए जैक और माँ की कहानी लें। उन्होंने एक बुक लिखी और इसे 3 मंथ्स के भीतर पब्लिश करने का एम रखा। उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट अलग अलग पब्लिकेशंस को भेजी, लेकिन हर बार जवाब नेगेटिव ही था। उन्होंने रिजेक्शंस के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने 33 बार ट्राई किया और बार बार रिजेक्शन का सामना किया। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जैक और मार्क ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने अपनी किताब
एक पब्लिकेशन हाउस को भेजी जिसने हाँ कर दी। हालांकि 3 मंथ्स के गोल को वो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन 3 साल के बाद वो सक्सेसफुल रहे। उनकी बुक बहुत सक्सेसफुल रही। बुक का नाम चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज है। उनकी बुक अब एक फेमस सीरीज है जो हर जगह बुक शॉप पर मिल जाती है। चैप्टर 12 है नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। जिग जिगलर ने कहा है, यू कैन गेट एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल गेट व्हाट दे वांट। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो दूसरों के ड्रीम्स में हेल्प करें। नेटवर्किंग हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेफ केलर एटीट्यूड को वर्ल्ड विंडो कहते हैं और इसलिए हमें हर बार इस विंडो को क्लीन रखना चाहिए। जब भी विंडो का शीशा नेगेटिविटी से धुंधला हो जाए, हमें अपने कनेक्शन में दूसरे लोगों की सर्विस करने की कोशिश करनी चाहिए। नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें आती हैं जहां पर आप लोगों की केयर करते हैं, आप जेन्युइनली उनकी हेल्प करना चाहते हैं। इससे लोगों में आपका एक अच्छा इंप्रेशन बनता है और बदले में वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हर इंसान अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बस इन्फ्लुएंशियल लोगों को ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में जिसमें कई तरह के बेनिफिट शामिल होते हैं, पुराने लोगों से चिपके रहने के बजाय नए लोगों से मिलने की कोशिश करें। वैसे तो दोस्तों से बात करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन अगर हम नए लोगों से मिलते हैं और बात करना शुरू करते हैं तो ये हमारी पर्सनल ग्रोथ को काफी बूस्ट करता है। आप नहीं जानते कि कौन मिलने वाला नया इंसान आपके किस काम आ सकता है। गुड नेटवर्किंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको ग्रेट लिसनर होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक समरी खत्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने सजेशंस बताएं और इन फ्यूचर आप किन बुक्स की बुक समरी सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप स्टोरीज पर नए हैं तो प्लीज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा नया शॉर्ट चैनल स्टोरीज शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।